हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं 3 दिसंबर को आर्ट्स टेट का एग्जाम होने वाला है, तो हम उसी के लिए लेकर आए हैं टॉप 100 क्वेश्चन हिस्ट्री के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? ऑप्शन है हमारे पास वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र या परीक्षित। करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर विश्वामित्र। गायत्री मंत्र लिखा गया है विश्वामित्र जी के द्वारा। और अगर बात की जाए कि गायत्री मंत्र है कहाँ पर, तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में लिखा गया है। और ये डेडिकेट किसे किया गया है? तो गायत्री मंत्र डेडिकेट किया गया है सावित्री को, जो कि सूर्य का ही रूप मानी जाती है। तो जब भी यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि गायत्री मंत्र किसे समर्पित किया गया है, तो आपके पास या तो ऑप्शन में रहेगा सावित्री या फिर रहेगा सूर्य। तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में लिखा गया है, लिखने वाले थे ऋषि विश्वामित्र। और डेडिकेट किसे किया गया है ये गायत्री मंत्र? तो सावित्री देवी को या फिर सूर्य को डेडिकेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, और ये जैन अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है भारत से, ईरान से, इजराइल से या मिस्र से। तो ईरानी भाषा का ग्रंथ है जिसका नाम है जैन अवेस्ता, और इस जैन अवेस्ता की तुलना की जाती है हमारे ऋग्वेद से। ऋग्वेद जो कि चारों वेदों में सबसे पुराना वेद माना जाता है, और सबसे बड़ा वेद भी कौन सा रहेगा? ऋग्वेद ही रहेगा। तो यहाँ पर ईरानी भाषा का ग्रंथ जो जैन अवेस्ता है, इसका कंपैरिजन किया गया है ऋग्वेद के साथ। थर्ड क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, इनमें से किसे उग्रसेन यानी कि एक भयंकर सेना का स्वामी कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास महापद्मनंद, घरानंद, शिशुनाग या फिर बिंबिसार। तो उग्रसेन बोला जाता है यहाँ पर महापद्मनंद को, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट रहेगा। महापद्मनंद कौन थे? अब ये जो थे ये थे नंद वंश के संस्थापक। नंद वंश की अगर हम बात करें तो भारत में रूल करने वाला पहला शूद्र वंश ही माना जाता है। और नंद वंश के जो राजा हुआ करते थे वो जैन धर्म को फॉलो करते थे। तो नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद रहेंगे। और अगर पूछा जाए नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो वो रहेंगे घनानंद यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदार कौन से भाषा के शब्द से बना हुआ है? तो मनसबदार जो है ये अरबी भाषा के शब्द मनसब से बना हुआ है। और मनसब का अर्थ क्या होता है? रैंक, यानी कि दर्जा, यानी कि ओहदा। और अगर पूछा जाए मनसबदारी प्रथा को किसने स्टार्ट किया है, तो मनसबदारी प्रथा जो है ये अकबर के द्वारा शुरू की गई है। और आगे चलकर जो जहांगीर हुआ करते थे उन्होंने मनसबदारी में ही ऐड कर दिया था सिंह अशफा और दू अशफा। और यहाँ पर आपने एक और चीज ध्यान रखनी है कि जो मुगल बादशाह औरंगजेब हुआ करता था उसके टाइम पर सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार हुआ करते थे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार किसके टाइम पर हुआ करते थे? तो सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार रहेंगे किसके टाइम पर? तो ये हुआ करते थे औरंगजेब के टाइम पर। ठीक है, तो मनसबदारी प्रथा को किसने शुरू किया है? मुगल बादशाह अकबर ने। और मनसब अरबी भाषा का शब्द है जिसका मीनिंग क्या रहेगा? दर्जा, पद, रैंक या ओहदा भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाविभाषा शास्त्र के रचयिता है? ऑप्शन है वसुमित्र, असंग, नागार्जुन या फिर अशोक घोष। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा हमारे पास वसुमित्र। महाविभाषा शास्त्र जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड बुक रहेगी ये, और इसकी रचना किसने की है? तो वसुमित्र ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने के सबसे ज्यादा सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? ऑप्शन है हमारे पास कुषाण काल में, गुप्त काल में, मौर्य काल में, हिंद यवन काल में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा हमारे पास गुप्त काल में। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जो थे वो गुप्त वंश के राजाओं ने चलाए थे। अब यहाँ से 2-4 पॉइंट्स आपने और ध्यान रखने हैं। जैसे कि अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में पहली बार सोने के सिक्के किसने चलाए थे, तो भारत में पहली बार जो सोने के सिक्के चलाए हैं वो चलाए हैं इंडो ग्रीक्स ने, यानी कि हिंद यवनों ने। पहली बार सोने के सिक्के हिंद यवनों ने चलाए हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए हैं, तो सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए हैं यहाँ पर कुषाण वंश के राजाओं ने। तो और सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए हैं? तब आंसर क्या रहेगा? तब होगा गुप्त वंश के राजाओं ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थल जो प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है हमारे पास अजंता की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं, बाघ की गुफाएं या फिर अमरावती की गुफाएं। तो प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला के लिए जो फेमस रहेंगी हमारे पास वो है भीमबेटका की गुफाएं। यहाँ पर चित्रकारी की गई है, और चित्रकारी का कंटेंट भी क्या रहेगा? तो शिकार करते हुए चित्र बनाए गए हैं, पशु पक्षियों के चित्र यहाँ पर बनाए गए हैं। और भीमबेटका जो है ये प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड रहेंगी गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिरों का संबंध है शैव संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से या जैन संप्रदाय से, या ABC यानी कि शैव, वैष्णव या जैन। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? लास्ट ऑप्शन, यानी कि यहाँ पर आप लोगों को शैव धर्म के मंदिर भी देखने को मिलेंगे, जैन धर्म के मंदिर भी देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ वैष्णव धर्म के मंदिर भी देखने को मिलेंगे। अब यहाँ से एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन बनता है कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया है? तो खजुराहो के मंदिर जो थे ये बनाए गए हैं चंदेल वंश के राजाओं के द्वारा। चंदेल वंश के जो राजा हुआ करते थे उन्होंने अपनी कैपिटल में बहुत सारे मंदिर बनाए हैं, और ये जो थे वो अलग अलग धर्मों से रिलेटेड रहेंगे। यहाँ पर आपने ये बात ध्यान रखनी है कि खजुराहो में बौद्ध धर्म का मंदिर देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि यहाँ पर चंदेल वंश के राजाओं के द्वारा किसी भी तरह का बौद्ध धर्म का मंदिर जो है वो नहीं बनवाया गया है। अब
यहाँ के जो सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर रहेगा वो रहेगा कंदरिया महादेव का मंदिर। खजुराहो में जो सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर माना जाता है वो कंदरिया महादेव का माना जाता है, जिसका निर्माण करवाया है चंदेल वंश के राजा धंग ने। और कब बनाया गया है तो 999 ईस्वी, ये टाइम पीरियड बताया जाता है कि जब धंग ने कंदरिया महादेव के मंदिर का निर्माण जो था वो करवाया था। इसके अलावा यहाँ पर जैन मंदिरों की बात करें तो जो फेमस वाले जैन मंदिर है वो भी धंग ने ही बनाए हैं। तो जैन मंदिरों में सबसे फेमस वाले कौन से रहेंगे, तो ये रहेगा यहाँ पर एक जिननाथ मंदिर है, एक विश्वनाथ मंदिर है और एक रहेगा वैद्यनाथ मंदिर, वैद्यनाथ मंदिर। तो ये तीनों के तीनों जो है वो जैन धर्म से रिलेटेड मंदिर है और ये भी किसने बनवाए हैं खजुराहो में, तो ये भी धंग ने बनवाए हैं। तो आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के राजाओं के द्वारा किया गया है। खजुराहो इनकी कैपिटल हुआ करती थी, जिन्हें इन्होंने डेकोरेट किया है बहुत सारे मंदिरों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां पर प्रयुक्त की है, यानी कि महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहां पर किया है। तो यहाँ पर डायरेक्ट पूछा गया है कि गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग कहां पर किया है, तो ऑप्शन क्या है हमारे पास, दांडी है, चंपारण है, खेड़ा है और अहमदाबाद है। तो इस हिसाब से हमारे पास जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा चंपारण, कि महात्मा गांधी ने चंपारण में, और ये कब हुआ है चंपारण सत्याग्रह, 1917 ईस्वी में हुआ है। और कहां पर है ये जगह, तो ये जगह रहेगी बिहार में। महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण में किया है। लेकिन एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग भारत से पहले साउथ अफ्रीका में किया है। जब वो दक्षिण अफ्रीका थे तब उन्होंने सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग किया था। भारत आने के बाद जो उन्होंने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया है वो किया है चंपारण बिहार में, कब, 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट रहेगा, देशबंधु की उपाधि संबंधित है भीमराव अंबेडकर से, CR दास यानी कि चितरंजन दास, विपिन चंद्रपाल या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो देशबंधु कहा जाता है CR दास यानी कि चितरंजन दास को। और ये चितरंजन दास जो थे ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। चितरंजन दास और साथ में इनके कौन थे, मोतीलाल नेहरू। चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इन दोनों ने मिलकर ही 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि देशबंधु यानी कि चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की है। और जब ये पार्टी बनी थी तो इस पार्टी के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो चितरंजन दास थे, जबकि इस पार्टी के सचिव कौन बने थे, तो वो बने थे फिर मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। ऑप्शन है हमारे पास वल्लभ भाई पटेल, C राजगोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस या जवाहरलाल नेहरू। और करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने ही सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि जो थी वो दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं। ऑप्शन है हमारे पास अबुल कलाम आजाद, दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी या फिर वल्लभ भाई पटेल। तो सबसे लंबे समय तक जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं वो है अबुल कलाम आजाद। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों के लिए बन सकता है कि कांग्रेस के सबसे ज्यादा अधिवेशन कहां पर हुए हैं, तो कांग्रेस के सबसे ज्यादा अधिवेशन हुए हैं कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, C राजगोपालाचारी या भीमराव अंबेडकर। और करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा C राजगोपालाचारी। C राजगोपालाचारी जो थे ये स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने हैं। और अगर आपसे पूछा जाए स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन रहेंगे, तब भी आंसर C राजगोपालाचारी ही रहेगा, क्योंकि ये पहले और आखिरी गवर्नर जनरल रहे हैं स्वतंत्र भारत के। दूसरी बात आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है कि अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है, तब आपके पास आंसर क्या रहेगा, तब होगा लॉर्ड माउंटबेटन। तब क्या होगा, लॉर्ड माउंटबेटन होगा, क्योंकि माउंटबेटन भारत के नहीं थे। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, तो वो माउंटबेटन होगी। लेकिन हाँ, अगर आपसे पूछा जा रहा है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तब आंसर रहेगा राजगोपालाचारी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायदे आजम किसे कहा जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना, भगत सिंह, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। तो कायदे आजम की उपाधि मोहम्मद अली जिन्ना को दी गई है और महात्मा गांधी ने ही मोहम्मद अली जिन्ना को क्या कहा है, कायदे आजम कहा है। तो किसने दी है ये जिन्ना को टाइटल, तो ये टाइटल दी है महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, गीत गोविंद पुस्तक की रचना किसने की है। ऑप्शन है हमारे पास कल्हण, तुलसीदास, रूप गोस्वामी और जयदेव। और करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा जयदेव। गीत गोविंद की रचना जो है वो जयदेव ने की है। और यहाँ पर एक और नाम आप लोगों के सामने है, कल्हण। कल्हण की अगर हम बात करें तो कल्हण ने एक बुक लिखी है जिसका नाम रहेगा रास तरंगिणी। रास तरंगिणी से हमें कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो रास तरंगिणी के राइटर कौन रहेंगे, कल्हण रहेंगे। लेकिन जो गीत गोविंद के राइटर है वो कौन है, यहाँ पर जयदेव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है। ऑप्शन है हमारे पास चरक, कालिदास, अशोक घोष या फिर नागार्जुन। और करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या रहेगा, तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारे पास अशोक घोष।
बुद्ध चरित की रचना जो है वो किसने की है, तो ये की है अशोक घोष ने। अशोक घोष जो थे कुषाण वंश के राजा कनिष्क के दरबारी विद्वान हुआ करते थे। और ये जो इनकी बुक है बुद्ध चरित, इसी को क्या बोला जाता है, बुद्ध चरित को बोलते हैं बौद्धों की रामायण। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है ये कि बौद्धों की रामायण किसे बोला जाता है, बुद्ध चरित को बोला जाता है। लिखी किसने है, तो ये बुक लिखी है अशोक घोष ने। और ये अशोक घोष किसके दरबारी विद्वान हुआ करते थे, तो ये थे कनिष्क के, जो कि कुषाण वंश का राजा हुआ करता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास किसके समकालीन है। ऑप्शन है हमारे पास अकबर, हुमायूं, जहांगीर और शेरशाह सूरी। तो रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जो थे वो अकबर के समकालीन हुआ करते थे। और रामचरितमानस की रचना जो की है वो भी अकबर के ही समय में की गई है। और ये जो रामचरितमानस लिखा गया है ये कौन सी लैंग्वेज है, तो इसे लिखा गया है अवधी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, तुगलकनामा किसने लिखा है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, तुगलकनामा के लेखक कौन है, किसने लिखा है। ऑप्शन है हमारे पास फिरदौसी, अमीर खुसरो, वर्णी या इनमें से कोई नहीं। और करेक्ट आंसर हमारे पास रहेगा अमीर खुसरो। ठीक है, तुगलकनामा किसने लिखा है, अमीर खुसरो ने लिखा है। अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा है। और साथ ही साथ अमीर खुसरो जो है इन्हीं को सितार और तबला का आविष्कारक भी बताया जाता है। सितार और तबले का आविष्कारक किसे बताया जाता है, अमीर खुसरो को बोला जाता है। इन्होंने जो बुक्स लिखी है उन बुक्स में भारत की काफी ज्यादा प्रशंसा की है, जिस वजह से अमीर खुसरो को ही क्या बोलते हैं, तो इनको बोला जाता है तूती ए हिंद, या हम बोल सकते हैं हिंद का तोता। तो तूती ए हिंद या हिंद का तोता किसे बोलते हैं, अमीर खुसरो को ही बोला जाता है। फिर इनकी एक और इंपॉर्टेंट बुक रहती है जिसका नाम है खजाइन उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह। और इसी बुक का दूसरा नाम क्या रहेगा, इसी का दूसरा नाम है तारीख ए अलाई, तारीख ए अलाई। अब ये जो खजाइन उल फुतूह या फिर तारीख ए अलाई बुक है, इसमें अलाउद्दीन खिलजी के जो सैन्य अभियान हुआ करते थे उनका जिक्र किया गया है। तो अमीर खुसरो से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखनी है, जैसे कि इनको तूती ए हिंद बोला जाता है, सितार और तबला का आविष्कारक इनको बोला जाता है, 8 सुल्तानों का शासनकाल इन्होंने देखा है। और खजाइन उल फुतूह बुक इन्होंने लिखी है जिसका दूसरा नाम तारीख ए अलाई है। और इसी में अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों का जिक्र किया गया है। और तुगलकनामा के राइटर भी कौन रहेंगे यहाँ पर, तो अमीर खुसरो रहेंगे। यहाँ पर एक और नाम आया है फिरदौसी का। फिरदौसी ने जो बुक लिखी है, इनकी बुक का नाम याद रखेंगे शाहनामा। फिरदौसी ने कौन सी बुक लिखी है, तो इन्होंने लिखा है शाहनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इनमें से किसने भारत में सहायक संधि की शुरुआत की है, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड मेयो। तो सहायक संधि को जो शुरू किया है वो किया है यहाँ पर लॉर्ड वेलेस्ली ने। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, ये रहेगा लॉर्ड वेलेस्ली। तो सहायक संधि को लॉर्ड वेलेस्ली ने कब इंप्लीमेंट किया है भारत में, तो 1798 में। 1798 में सहायक संधि को लागू किया गया था। और इस सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन बना था, तो सहायक संधि को सबसे पहले स्वीकार किया है हैदराबाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, इनमें से किस आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे पास चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है इसी का दूसरा नाम रहेगा अगस्त क्रांति। और इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने नारा दिया था, बहुत फेमस क्वेश्चन रहेगा ये भी। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सा नारा दिया है, तो गांधी ने इस दौरान नारा दिया है करो या मरो का। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने अगस्त क्रांति के दौरान दिया है। और अगस्त क्रांति एग्जैक्ट कब शुरू हुई है, तो शुरुआत हुई है 9 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त 1942 ईस्वी में अगस्त क्रांति यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट करेंगे, कुषाण वंश का सबसे महान शासक कौन है। ऑप्शन है कुजुल कड़फिसिस, भीम कड़फिसिस, कनिष्क या फिर हॉल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा कनिष्क। कुषाण वंश का सबसे महान शासक कनिष्क रहेगा। बाकी नाम की अगर हम बात करें तो कुजुल कड़फिसिस जो है ये माने जाते हैं कुषाण वंश के संस्थापक। कुषाण वंश की स्थापना किसने की है, तो कुजुल कड़फिसिस ने की है। कुषाण वंश के राजाओं में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए हैं, तो कुषाण वंश के राजाओं में सबसे पहले जो सोने के सिक्के चलाए हैं वो भीम कड़फिसिस ने चलाए हैं। कनिष्क हो गया इस वंश का सबसे महान शासक, 78 AD में गद्दी पर बैठा था। और उसी उपलक्ष्य में इन्होंने क्या किया था, शक संवत भी चलाया था। तो 78 ईस्वी में इन्होंने चलाया है शक संवत। और यही कैलेंडर है जो कि भारत सरकार के द्वारा यूज भी किया जाता है। अगर हम बात करें हॉल की, तो हॉल जो थे वो सातवाहन वंश के राजा थे। और इन्होंने प्राकृत भाषा में एक बुक लिखी है और इनकी बुक का नाम क्या रहेगा, गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती। हॉल जो है ये कौन से वंश के राजा रहेंगे, सातवाहन वंश के राजा रहेंगे। बुक लिखी है गाथा सप्तशती जिसकी लैंग्वेज रहेगी यहाँ पर प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। ऑप्शन है हमारे पास 1760, 1761, 1764 या 1757 में। और करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर 1761 में। पानीपत ये जगह जो है ये है
हरियाणा में, और पानीपत की 3 लड़ाइयां हुई है। तो अगर हम बात करें पानीपत की पहली लड़ाई के बारे में, तो पानीपत की पहली लड़ाई हुई है 1526 ईस्वी में। किसके बीच में हुई है? तो पहली लड़ाई बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच में हुई है। बाबर व इब्राहिम लोधी के बीच में हुई है पानीपत की पहली लड़ाई। और इसी लड़ाई के बाद दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई थी और भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी। फिर उसके बाद पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है वो हुई है 1556 ईस्वी में। किसके बीच में हुई है पानीपत की दूसरी लड़ाई? तो ये हुई है अकबर व हेमू के बीच में। और पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई है 1761 में। किसके बीच में हुई है ये लड़ाई? तो ये हुई है मराठों व अहमद शाह अब्दाली के बीच में। अहमद शाह अब्दाली के बीच में। तो पानीपत की 3 लड़ाइयां हुई है, कब कब हुई है और किसके बीच में हुई है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर की जीत होगी, दूसरी लड़ाई में अकबर की जीत होगी, और पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन कब नियुक्त किया गया था? ऑप्शन है हमारे पास 1940, 45, 1942 या 1946 में। तो क्रिप्स मिशन जो है ये नियुक्त किया गया था 1942 में। और इस कमीशन को लीड करने वाले कौन थे? तो ये रहेंगे आपके पास सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। क्रिप्स मिशन का नेतृत्व किसने किया है? तो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने किया है। और 1943 में ये कमीशन जो था वो भारत भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कूका आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार या पंजाब। करेक्ट आंसर यहाँ पर एक रहेगा पंजाब। नेक्स्ट है, संस्कृत भाषा में हर्षचरित किसने लिखी है? ऑप्शन है हमारे पास कालिदास, बाणभट्ट, कौटिल्य या हुएनसांग। और करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारे पास रहेगा बाणभट्ट। हर्षचरित की रचना की है बाणभट्ट ने। और ये जो बाणभट्ट थे ये हर्षवर्धन के दरबारी विद्वान हुआ करते थे। एक इन्होंने हर्षचरित लिखी है और इनकी दूसरी बुक जो इंपॉर्टेंट रहेगी वो है कादम्बरी। दूसरी बुक कौन सी रहेगी? कादम्बरी रहेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कालिदास के बारे में, तो कालिदास जो है इनको बोला जाता है भारत का शेक्सपियर। और ये जो थे ये चंद्रगुप्त सेकंड के दरबारी विद्वान हुआ करते थे, जिनको हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोलते हैं। फिर कालिदास की बुक्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी हमारे पास, जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। फिर मालविका अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्र। और एक और आपने ध्यान रखनी है यहाँ पर कुमार संभव, कुमार संभव। ये तीनों बुक्स किसकी है? तो ये तीनों कालिदास की है, जिनको भारत का शेक्सपियर बोला जाता है और चंद्रगुप्त सेकंड के दरबारी विद्वान हुआ करते थे। फिर एक नाम है हमारे पास यहाँ कौटिल्य का। कौटिल्य जिनको चाणक्य भी बोलते हैं, विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। और इन्होंने जो बुक लिखी है वो है अर्थशास्त्र। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, अर्थशास्त्र इन्होंने लिखी है। और ये जो बुक रहेगी वो रहेगी राजनीति से संबंधित, राजनीति से संबंधित है ये बुक। इसमें बताया गया है कि एक राजा की ड्यूटीज क्या रहेगी, राजा को किस तरह से काम करना चाहिए, उसकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, और मौर्यों का प्रशासन किस तरह का हुआ करता था। ये सारी बातें जो है वो अर्थशास्त्र में लिखी गई है। फिर है यहाँ पर हुएनसांग। हुएनसांग जो था ये भारत का नहीं था, ये एक चीनी यात्री था जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया है। और हुएनसांग ने जो बुक लिखी है उसका नाम रहेगा यहाँ पर CUK। हुएनसांग की बुक है CUK। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन है हमारे पास 1912 से 1914 तक, 1915 से 1918 तक, 1914 से 1918 तक या 1913 से 1918 तक। करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर 1914 से 1918 तक। 2 विश्व युद्ध हुए हैं। पहला विश्व युद्ध जब शुरू हुआ था तो भारत के वायसराय उस टाइम पर हुआ करते थे लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड। और दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ है वो हुआ है 1939 से लेकर 1945 तक। और जब ये शुरू हुआ था तब भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो हुआ करते थे, लॉर्ड लिनलिथगो। दूसरा जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था तो वायसराय हुआ करते थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प की नीति किसने शुरू की है? हड़प नीति को ही हम क्या बोलते हैं? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी बोलते हैं। तो शुरू किसने की है? ऑप्शन है हमारे पास कैनिंग, डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड विलियम बेंटिक। करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी। लैप्स की नीति जो है लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की है। कब शुरू की है? तो 1848 में। और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि हड़प की नीति के तहत कौन सा पहला राज्य था जो कि ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो 1848 में इसको लागू किया गया था। और इस पॉलिसी के तहत जो सबसे पहले इलाका अंग्रेजों ने अपने अधीन किया था वो था सतारा। सबसे पहले कौन सा इलाका? तो सतारा। और अगर हम बात करें एचपी की, तो एचपी की एक रियासत हुआ करती थी बघाट। बघाट को मिलाया गया है इसी पॉलिसी के तहत 1850 में। और फिर इंपॉर्टेंट रहेगी हमारे लिए झांसी। तो झांसी का विलय जो है वो लैप्स की नीति के तहत ही 1853 में किया गया है। यहाँ पर होता गया था कि जब किसी राजा की डेथ हो जाती थी और उसका कोई वारिस नहीं होता था, वैध उत्तराधिकारी नहीं होता था, उसका राज्य जो है वो अंग्रेज अपने अधीन कर लेते थे। तो इस पॉलिसी के तहत सबसे पहले सतारा को मिलाया गया है 1848 में ही। फिर इंपॉर्टेंट रहेगी हमारे लिए एचपी की बघाट 1850 में। और झांसी की अगर पूछा जाए तो 1853 में झांसी का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में इसी पॉलिसी के अंडर जो है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा का लाल किला किसने बनवाया है? ऑप्शन है हमारे पास बहादुर शाह जफर, शाहजहां, अकबर या जहांगीर। आंसर रहेगा करेक्ट हमारे पास अकबर।
आगरा का लाल किला पूछा जाए तो आंसर आपका होना चाहिए वहां पर अकबर। आगरा का लाल किला जो है वो अकबर ने बनवाया है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है यहाँ पर कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया है, तो दिल्ली का लाल किला बनवाया है फिर शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री है? ऑप्शन है हमारे पास पुर्तगाल का, स्पेन का, फ्रांस का या पोलैंड का। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली यात्री था जिसने की 1498 में भारत की खोज की है। भारत की खोज का मतलब क्या है कि भारत आने का समुद्री रास्ता इन्होंने ढूंढा है। कब? 1498 में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अमेरिका की खोज किसने की है? ऑप्शन है हमारे पास क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डी गामा, मैगेलन या हेनरी। और करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस जो है इन्होंने 1492 में की है अमेरिका की खोज। हालांकि ये भी भारत की खोज करने के लिए ही निकले थे, लेकिन कहां पर पहुंच गए? अमेरिका पहुंच गए थे। और कहां से चले थे ये? तो ये स्पेन से चले थे। तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो है इन्होंने 1492 में अमेरिका की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कहां पर पहुंचे हैं? करेक्ट आंसर रहेगा हमारे पास कालीकट। केरला के कालीकट बंदरगाह में 1498 में वास्को डी गामा जो थे वो पहुंचे थे। और जब ये यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ के शासक हुआ करते थे जमोरिन, और इन्होंने इनका स्वागत भी किया था। तो यहाँ के शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया है। वास्को डी गामा ने भारत की खोज 1498 में की है। सबसे पहले ये केरला के कालीकट बंदरगाह पहुंचे थे और इनका स्वागत यहाँ के शासक जमोरिन ने किया था। और अगर हम बात करें वास्को डी गामा की, तो 3 बार भारत आए हैं और जब ये 3rd टाइम भारत आए थे तो यहीं पर इनकी डेथ भी हो गई है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि किसका समकालीन था? ऑप्शन है हमारे पास कनिष्क, चंद्रगुप्त सेकंड, गौतमीपुत्र शतकर्णी या फिर पुष्यमित्र शुंग। तो पतंजलि जो है ये किसका दरबारी विद्वान हुआ करता था? हमारे पास करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के समकालीन हुआ करते थे। और अगर हम बात करें पतंजलि की, तो इन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी है? तो सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को याद रखना है योग दर्शन, पतंजलि ने लिखा है योग दर्शन। और दूसरी हमारे पास रहेगा महाभाष्य। योग दर्शन और महाभाष्य ये दोनों बुक्स किसने लिखी है? तो ये दोनों लिखी है पतंजलि ने। नेक्स्ट रहेगा, इनमें से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथी गुफा अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, नानाघाट का अभिलेख या फिर नासिक का अभिलेख। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग के राजा खारवेल से रिलेटेड रहेगा। और ये जो खारवेल थे ये चेदी वंश के राजा हुआ करते थे और प्राचीन भारत में कलिंग के सबसे शक्तिशाली राजा और सबसे इंपॉर्टेंट राजा भी बताए जाते हैं। तो हाथी गुफा अभिलेख किसका है? कलिंग नरेश खारवेल का है। और ये खारवेल जो थे ये कौन से वंश से हुआ करते थे? तो चेदी वंश से, जो कि उड़ीसा में रूल करता था। और साथ ही साथ ये खारवेल कौन से धर्म को फॉलो करने वाले थे? तो आपने ध्यान रखना है ये जैन धर्म को मानते थे, ये जैन धर्म के अनुयायी थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। ऑप्शन है हमारे पास मित्र, वरुण, इंद्र या मातृ देवी। और करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा मातृ देवी। सिंधु घाटी की सभ्यता या जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता हुआ करती थी। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है, तब आंसर क्या रहेगा? वहां पर हड़प्पा सभ्यता रहेगा। और हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें तो यहाँ का जो समाज हुआ करता था वो कैसा था? यहाँ का समाज मातृसत्तात्मक हुआ करता था। सबसे ज्यादा पूजा करते थे मातृ देवी की। लेकिन साथ ही साथ इन्होंने दूसरे किस देवता में विश्वास करना शुरू कर दिया था? तो इसी के साथ ये पशुपति की पूजा भी करते थे। पशुपति नाथ का सम्मान भी करते थे या इनकी पूजा भी करते थे। इसके अलावा कपास की अगर हम बात करें तो कपास की खोज करने का श्रेय जो है ये भी हड़प्पा के लोगों को ही दिया जाता है। और हड़प्पा सभ्यता की खोज कब और किसने की है? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की है। किसने? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने। राय बहादुर दयाराम साहनी ने। राय बहादुर दयाराम साहनी ने खोज की है हड़प्पा सभ्यता की या हड़प्पा नगर की हम बोल सकते हैं। अगर हम बात करें हड़प्पा की कुछ एक इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी साइट जो है वो कहां पर है? कालीबंगा बहुत फेमस साइट रहेगी भारत में। और ये कालीबंगा कहां पर है? राजस्थान में। मीनिंग क्या है कालीबंगा का? काले रंग की चूड़ियां। इसके अलावा लोथल, लोथल जो है ये गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। और लोथल से जो सबसे कॉमन क्वेश्चन बनता है वो ये कि भारत में हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? तो वो लोथल रहेगी। इसके अलावा क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनता है कि वो कौन सी जगह है जहां से हमें घोड़े की हड्डियां मिली है? तो सुरकोटदा जगह कहां पर है? ये गुजरात में है। और यहाँ से हमें क्या मिला है? तो यहाँ से हमें खुदाई करने पर घोड़े की हड्डियां मिली हुई है। ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। और इसके अलावा मोहनजोदड़ो पूरी की पूरी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर हुआ करता था। सबसे समृद्ध सबसे विकसित नगर वो बताया जाता है कहां पर आज ये मोहनजोदड़ो? तो ये पाकिस्तान में पड़ता है। और मोहनजोदड़ो एक सिंधी भाषा का शब्द रहेगा जिसका मीनिंग होता है मृतकों का टीला। तो कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जो आपने ध्यान रखने हैं अपने एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ है? ऑप्शन है हमारे पास विक्रमादित्य, कनिष्क, चंद्रगुप्त प्रथम या फिर समुद्रगुप्त। तो शक संवत को शुरू किया है कनिष्क ने, और कब शुरू किया है? जब ये गद्दी पर बैठा था, यानी कि 78 ईस्वी में किया है। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास नाम दिया गया है विक्रमादित्य। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि विक्रमी संवत की शुरुआत जो है वो किसने की है, या विक्रमी संवत को शुरू किसने किया है? तो वहां पर आपके पास आंसर में रहेगा विक्रमादित्य। और कब शुरू किया है, जो कि ज्यादातर पूछा जाता है, विक्रमी संवत की शुरुआत कब हुई है? तो 57 BC में, 57 ईसा पूर्व में विक्रमी संवत को शुरू किया गया है। तो 2 कैलेंडर रहेंगे हमारे पास जो आपको पता होना चाहिए। शक संवत शुरू किया गया 78 ईस्वी में, और भारत सरकार के द्वारा भी यही कैलेंडर यूज किया जाता है, शक संवत। दूसरा रहेगा विक्रमी संवत कब स्टार्ट किया गया है? तो 57 ईसा पूर्व में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय की मृत्यु इनमें से किस आंदोलन का विरोध करते हुए हुई थी? ऑप्शन है हमारे पास रॉलेट एक्ट, साइमन कमीशन, अगस्त प्रस्ताव या फिर क्रिप्स मिशन। और करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए ही लाला लाजपत राय जो थे इनकी मृत्यु हुई है। और लाला लाजपत राय की अगर हम बात करें तो इनको क्या बोला जाता है? पंजाब केसरी के नाम से ये फेमस है। और लाला लाजपत राय को ही क्या बोलते हैं? शेर ए पंजाब भी बोला जाता है। और इनकी एक बुक रहेगी काफी इंपॉर्टेंट है, अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया ये बुक किसने लिखी है? तो लाला लाजपत राय ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वेद गीतों का संग्रह माना जाता है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। ऋग्वेद जो है ये सबसे बड़ा और सबसे पुराना वेद रहेगा, जिसमें कुल 10 मंडल है और सूक्त कितने बताए जाते हैं? 1028 बताए जाते हैं। ऋग्वेद में ईश्वर को डेडिकेटेड प्रार्थनाएं या मंत्र दी गई है। यजुर्वेद की अगर हम बात करें तो यजुर्वेद में यज्ञ विधियों और कर्मकांडों के बारे में लिखा गया है। सामवेद में साम का मतलब ही क्या होता है? गान, यानी कि संगीत से संबंधित वेद कौन सा माना जाता है? तो सामवेद माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? सामवेद रहेगा। सबसे छोटा वेद कौन सा है? तो भी आंसर रहेगा सामवेद। फिर हमारे पास ऑप्शन में था अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है ये सबसे नया वेद माना जाता है। और यहाँ से जो सबसे कॉमन क्वेश्चन बनता है वो ये कि जादू टोनने या तंत्र विद्या से रिलेटेड वेद कौन सा है? तो वो अथर्ववेद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब किसका बेटा था? ऑप्शन है हमारे पास जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं या शाहजूजा। तो औरंगजेब बेटा है शाहजहां का। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ एक औरंगजेब के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखो औरंगजेब जो है ये धर्म को लेकर बहुत ही ज्यादा कट्टर हुआ करता था, जिसकी वजह से इसको टाइटल दिया गया है जिंदा पीर का। जिंदा पीर किसे बोलते हैं? औरंगजेब को बोला जाता है। इसके अलावा आलमगीर किसे बोला जाता है? तो आलमगीर भी औरंगजेब को बोला जाता है। फिर दक्कन का सम्राट, ये टाइटल किसकी हुआ करती थी? तो दक्कन का सम्राट भी बोलते हैं औरंगजेब को ही। इसके अलावा औरंगजेब जो है इन्होंने अपनी पत्नी की याद में साउथ में एक मकबरा बनवाया था। और किसकी याद में? कौन सी पत्नी की याद में? तो पत्नी का नाम रहेगा राबिया दुर्रानी। राबिया दुर्रानी, या इन्हीं को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? इन्हीं का नाम है दिलरास बेगम भी, दिलरास बेगम। तो राबिया दुर्रानी या दिलरास बेगम की याद में ही औरंगजेब ने क्या किया है? तो औरंगाबाद में बनवाया है बीबी का मकबरा। औरंगाबाद में बनवाया औरंगजेब ने क्या? तो बीबी का मकबरा। और ये जो बीबी का मकबरा है इसी को क्या बोला जाता है? ताजमहल की घटिया या फूहड़ नकल बोलते हैं। दक्षिण का ताज भी इसी को बोला जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बीबी का मकबरा कहाँ पर है? औरंगाबाद में है। किसने बनवाया है? औरंगजेब ने बनवाया है। और किसे ताजमहल की घटिया नकल बोलते हैं? तो बीबी के मकबरे को बोला जाता है। इसके अलावा एक और पॉइंट आपने यहाँ पर ऐड करना है। सिखों के 10वें गुरु हुआ करते थे, नाम है गुरु गोविंद सिंह जी। उन्होंने जफरनामा नाम से कुछ एक फारसी पत्रों का संग्रह जो था वो औरंगजेब को भेजा था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, सिखों के 10वें गुरु नाम क्या है? गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी इन्होंने फारसी भाषा में कुछ एक लेटर्स लिखे, और वो लेटर्स किसे भेजे गए हैं? औरंगजेब को। किस नाम से भेजे गए हैं? तो आपने याद रखना है जफरनामा नाम से। कब भेजे गए हैं? 1704 में। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने 1704 ईस्वी में कुछ एक फारसी पत्रों का संग्रह औरंगजेब को भेजा था, और ये नाम क्या रखा गया था? फिर इनका जफरनामा रखा गया था। तो ये औरंगजेब से रिलेटेड कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन है हमारे पास 1562 ईस्वी में, 1565 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में या फिर 1578 ईस्वी में। करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा 1565 ईस्वी में। तालीकोटा की लड़ाई जो थी ये हुई थी विजयनगर व बहमनी संघ के बीच में। बहमनी वंश के जो राज्य हुआ करते थे उनके बीच में हुई है। और इस लड़ाई में जो जीत हुई थी वो हुई थी बहमनी संघ की। और कहते हैं इसी लड़ाई के बाद विजयनगर साम्राज्य का जो वैभव हुआ करता था, जो एक समृद्ध हुआ करता था विजयनगर साम्राज्य, वो खत्म हो गया। और विजयनगर साम्राज्य की कैपिटल क्या हुआ करती थी? हम्पी हुआ करती थी। और विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक कौन है? कृष्ण देव रॉय है। ये क्वेश्चन टेट के पेपर में पूछा गया था।
कि बाबरनामा में तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे बताया गया है? तो बाबरनामा में तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया गया है कृष्णदेव राय को, जो कि तुलुग वंश के हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसकी अगुवाई की थी? ऑप्शन है हमारे पास भूदान आंदोलन, बारदोली आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह या फिर खेड़ा सत्याग्रह। करेक्ट आंसर रहेगा बारदोली आंदोलन, जो कि कब हुआ है? 1928 में। और इसी आंदोलन के बाद बारदोली की जो महिलाएं हुआ करती थी, उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, इनको बोला जाता है भारत का लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क भी बोलते हैं। भारत का बिस्मार्क क्यों बोला जाता है इन्हें? क्योंकि जिस तरह से जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया है, ठीक उसी तरह से हमारे यहाँ की रियासतों को इकट्ठा करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है, तब इनको बोला जाता है भारत का बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर का मकबरा कहाँ पर है? ऑप्शन है काबुल, दिल्ली, आगरा या सासाराम। तो बाबर का मकबरा कहाँ पर है? तो वो है काबुल में। एक्चुअल में जब बाबर की डेथ हुई थी तो उसे सबसे पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, लेकिन बाद में जो प्रॉपर उसका मकबरा बना है वो बना है काबुल में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मकबरा कहाँ पर है बाबर का, तो वो रहेगा काबुल में। और ये जो आगरा का आराम बाग था वो भी किसने बनवाया है? बाबर ने ही बनवाया है। बाबर जो है मुगल वंश के संस्थापक रहेंगे और इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, जिसको हम बोलते हैं बाबरनामा, या इसी को हम क्या बोलते हैं? तुजुक ए बाबरी भी बोलते हैं। तुजुक ए बाबरी कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है इसे? तो इसे लिखा गया है तुर्की भाषा में, ये ध्यान रखना है पॉइंट। नेक्स्ट है, इनमें से किसे प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? ऑप्शन है हेस्टिगस को, मेटकॉफ को, लिट्टन को या फिर इरविन को। तो ये जो सर चार्ल्स मेटकॉफ थे, इनको बोला जाता है भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता, या हम बोल सकते हैं प्रेस का मुक्तिदाता भी। ये क्वेश्चन टेट के एग्जाम में एक बार पूछा भी जा चुका है कि भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता सर चार्ल्स मेटकॉफ को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक पवित्र पुस्तकें हैं जैन धर्म की, अजीवक धर्म की, शैव धर्म की या फिर बौद्ध धर्म की? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से रिलेटेड बुक्स रहेंगी। त्रि का मतलब है तीन, पिटक का मतलब है यहाँ पर टोकरी, ठीक है। तो ये जो है त्रिपिटक जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 3 पिटक कौन कौन से यहाँ पर रहेंगे हमारे पास? तो एक है सुत पिटक, एक है विनय पिटक और एक है यहाँ पर फिर अभिधम पिटक। सुत पिटक की अगर हम बात करें तो महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं, सिद्धांत, उपदेश दिए गए हैं, लिखे गए हैं इसमें। विनय पिटक में बताए गए हैं बौद्ध संघों में रहने वाले भिक्षुओं और भिक्षुणियों के आचार व्यवहार के नियम, और अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। और ये जो त्रिपिटक है, ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है? तो इसको लिखा गया है पाली भाषा में, और बौद्धों की सबसे पुरानी और सबसे इंपॉर्टेंट बुक त्रिपिटक ही मानी जाती है। नेक्स्ट है, पांड्य राज्य का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र हुआ करता था महाबलीपुरम, हम्पी, मदुरई या कांची। तो पांड्यों की राजधानी हुआ करती थी मदुरई, और वही उनका राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र भी हुआ करती थी। तमिल प्रदेश में, या हम बोल सकते हैं संगम काल में, 3 प्रमुख राज्य हुआ करते थे, और ये 3 प्रमुख राज्य कौन कौन से रहेंगे? चेर, चोल और पांड्य। इनमें से पांड्य जो है, इनकी कैपिटल काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी भी जाती है। पांड्य वंश की राजधानी हुआ करती थी मदुरई, और पांड्य वंश के राजाओं के संरक्षण में ही दक्षिण भारत में 3 संगमों का आयोजन भी किया गया था। दक्षिण भारत में 3 संगम हुए थे, और यहाँ पर जो लिटरेचर लिखा गया है वो सारा का सारा तमिल भाषा में ही लिखा गया था। तो अगर हम बात करें इन 3 संगमों के बारे में, तो जो पहला संगम हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? पांड्यों की राजधानी यानी कि मदुरई में, और इस संगम की अध्यक्षता की है अगस्त्य ऋषि ने। पहला संगम हुआ है मदुरई में, अध्यक्षता किसने की है? तो अगस्त्य ऋषि ने। दूसरा जो संगम हुआ है वो हुआ है कपाटपुरम में, अध्यक्ष हमारे पास सेम रहेंगे अगस्त्य ऋषि। फिर तीसरा संगम फिर से होगा पांड्यों की कैपिटल यानी कि मदुरई में, लेकिन इस बार अध्यक्ष जो थे वो चेंज होने वाले हैं। कौन बने हैं? नकीर। तो दक्षिण भारत में संगम काल में 3 संगम बुलाए गए थे, पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुए हैं। कहाँ कहाँ पर हुए हैं, अध्यक्ष कौन है, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट रहती है। नेक्स्ट है, प्राचीन हिंदू साम्राज्य विजयनगर की राजधानी हुआ करती थी, तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रहेगी हम्पी। नेक्स्ट है, शिवाजी के राज्य की राजधानी थी कारवार, पुरंदर, पुणे या रायगढ़। करेक्ट आंसर रहेगा रायगढ़। शिवाजी, जिनकी उपाधि छत्रपति हुआ करती थी, मराठा राज्य के संस्थापक माने जाते हैं, इनकी राजधानी हुआ करती थी रायगढ़। और शिवाजी के व्यक्तित्व पर सबसे ज्यादा प्रभाव उनकी माता का बताया जाता है, और उनकी माँ का नाम क्या था? तो शिवाजी की माँ का नाम था जीजाबाई। शिवाजी के दरबार में ही अष्टप्रधान हुआ करते थे, और ये अष्टप्रधान कौन थे? तो ये 8 मंत्री हुआ करते थे। ये आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अष्टप्रधान कौन है? तो शिवाजी के दरबार के 8 मंत्री रहेंगे, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट हुआ करता था पेशवा, यानी कि वो प्रधानमंत्री था। इसके अलावा मराठों की अगर हम बात करें तो मराठे 2 तरह के मेन टैक्स लिया करते थे, एक था चौथ और दूसरा हुआ करता था सरदेशमुखी। तो चौथ और सरदेशमुखी टैक्स जो है ये मराठों ने लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, शेरशाह सूरी के शासनकाल में पद्मावत की रचना किसने की है? ऑप्शन है टोडरमल,
फैजी मलिक, मोहम्मद जैसी या फिर अमीर खुसरो ने? तो मोहम्मद जैसी ने अवधी भाषा में पद्मावत की रचना शेरशाह सूरी के शासनकाल में की है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें शेरशाह सूरी के बारे में, तो शेरशाह सूरी जो है इनके बचपन का नाम रहेगा फरीद खान, और ये वही शेरशाह सूरी है जिन्होंने की फेमस जीटी रोड का निर्माण करवाया है। शेरशाह सूरी की अगर हम बात करें तो इन्होंने सबसे पहले चलाया है यहाँ पर रुपया नाम की मुद्रा। भारत में रुपया मुद्रा सबसे पहले किसने चलाई है? शेरशाह सूरी ने। और इसके टाइम पर जो रुपया हुआ करता था वो चांदी का सिक्का हुआ करता था। और एक और चीज आपने ध्यान रखनी है, वो है शेरशाह सूरी का मकबरा। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम बिहार में। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? तो सासाराम बिहार में रहेगा। नेक्स्ट है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास महमूद गजनवी, सेकंड रहेंगे मोहम्मद बिन कासिम, और थर्ड ऑप्शन है मोहम्मद गौरी, और लास्ट है बाबर। तो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण जो था वो किया है अरबों ने, और अरब आक्रमणकर्ता कौन हुआ करता था? मोहम्मद बिन कासिम हुआ करता था, जिन्होंने सबसे पहले 712 ईस्वी में सिंध के ऊपर अटैक किया था। और इस अटैक के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो मिलती है चचनामा बुक से, और ये जो चचनामा बुक है ये अरबी भाषा में लिखी गई है। इसके अलावा एक बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, और सब लोगों ने सुना भी होगा जजिया कर के बारे में। आगे चलकर बहुत सारे ऐसे मुस्लिम शासक आएंगे जो कि भारत के लोगों से जजिया कर लेंगे। तो भारत में जो पहली बार जजिया कर लगाया था वो किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। और इसने सबसे पहले जजिया कर की वसूली कहाँ से की है? तो सिंध से की है। तो भारत में पहली बार जजिया कर लगाने वाले कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम थे। और जजिया क्या है? तो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था ये। नेक्स्ट है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? ऑप्शन है राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और रामकृष्ण परमहंस। तो वेदों की ओर लौटो का नारा जो है ये दिया है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो अगर हम बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती से रिलेटेड कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, तो पहला क्वेश्चन बनता है कि इनका नाम क्या है ओरिजिनल? तो इनका नाम हुआ करता था मूल शंकर। और स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे इन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना की है। और आर्य समाज की स्थापना कब की है? 1875 में की है। वेदों की ओर लौटो का नारा इन्होंने दिया है। फिर शुद्धि कार्यक्रम जो है वो किसने चलाया है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने चलाया है। और साथ ही साथ इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी है? तो ये बुक भी रहेगी स्वामी दयानंद सरस्वती की। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के लिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ है? ऑप्शन है कलकत्ता, बंबई, मद्रास या नागपुर। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ है बंबई में, 1885 में ही हुआ है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो की है वो की है WC बनर्जी ने, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की है। पहले अधिवेशन की खास बात ये रहेगी कि ये अधिवेशन जो था वो एक्चुअल में पहले होने वाला था पुणे में, लेकिन महामारी की वजह से इसको शिफ्ट किया गया था बंबई में। और इस अधिवेशन में 72 लोग जो थे वो शामिल हुए थे। इसके अलावा यहाँ से आप एक्स्ट्रा में याद रखेंगे कि कांग्रेस की स्थापना कब की है और किसने की है। तो कांग्रेस की स्थापना हुई है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। किसने की है? तो A.O. ह्यूम ने, जिनका पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इनको हर्मिट ऑफ शिमला या शिमला का संत भी बोला जाता है। थैंक यू एवरीवन, दिस इज पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको जल्दी ही मिल जाएगा। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल APC एकेडमी के साथ। धन्यवाद।